हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग हिंदी की सीरीज में जीवन परिचय पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। अति सुंदर तरीके से यहाँ पर दे सकते हैं, पूरा जीवन परिचय आप कवर करेंगे। और यहाँ पर जैसे रचनाएं हैं आपका दे सकते हैं कि हिंदी साहित्य में स्थान है, जो भी पॉइंट आपका है वो सब चीज यहाँ पर आपका कवर किया गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देख लेंगे तो यकीनन है कि जब कॉपी में लिखेंगे तो इसका 50 से 60% तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, और जैसे हमने बताया है वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना भी है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। यहाँ पर देखिए रामधारी दिनकर का जीवन परिचय, और सबसे पहले यहाँ पर आपको डालना है संक्षिप्त परिचय। हमने कहा संक्षिप्त परिचय डाल देने से एग्जामिनर जो होता है तो जान जाता है बच्चा बहुत टैलेंटेड है, और कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग में डाटा लिखा है आपने वो बिल्कुल सत्य है और आपको यहीं से नंबर आपको दे देगा, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे, डालेंगे हेडिंग संक्षिप्त परिचय। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि आप लोग लाल पेन का प्रयोग मत करिएगा, ठीक है ना। तो देखिए संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले जन्म, जो रामधारी सिंह दिनकर है इनका जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद जो आपका जन्म स्थान है कहाँ पर, सिमरिया। सिमरिया कहाँ पड़ता है, मुंगेर। मुंगेर कहाँ, बिहार। तो कहेंगे सिमरिया गांव है, मुंगेर जिला है और डिस्ट्रिक्ट मतलब कह सकते हैं बिहार राज्य में। ठीक है, इसके बाद इनके पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम था श्री रवि सिंह। भाषा शैली की बात करते हैं तो आपके रामधारी सिंह दिनकर की जो भाषा शैली है वो परिष्कृत, खड़ी बोली, प्रबंध और मुक्तक शैली, ये इनकी भाषा शैली है। प्रमुख रचनाओं में से यहाँ पर देखा जाए जैसे आपकी उर्वशी, बिल्कुल आपको लिखना ही लिखना है। यहाँ पर कुरुक्षेत्र हो गया, जैसे आपके सामथेनी है, जरूरी नहीं इसको लिखना है, रेणुका आपको लिख देना है। परशुराम की जो आपकी प्रतीक्षा है, अर्धनारीश्वर हो गया, रेती के फूल हो गए, है ना। ये आपकी महत्वपूर्ण जो रचना स्टार्टिंग हमने यहाँ पर लिख दिया है, बाकी अभी आपको लास्ट में रचनाएं और रचनाओं के बारे में जो भी है वो भी जानकारी है। यहाँ पर इनकी बात करते हैं मृत्यु की, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई थी। तो दो चीज तो आपको याद ही रखना है, जन्म है ना, जन्म जो कि 30 सितंबर 1908 ईस्वी में, और मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, जीवन परिचय हेडिंग डालना है और इसके बाद लिखना है कि श्री रामधारी सिंह दिनकर जो आपके हैं। दिनकर देखिए उपनाम है, किसी का जो उपनाम होता है तो हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है, जो यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है ना, सिंगल ही आपका होता है, इस बात को याद रखना है। तो श्री रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है वो आपके 30 सितंबर 1908 ईस्वी में जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता का देहावसान हो गया। जब ये 2 वर्ष के हुए तो इनके पिता श्री रवि सिंह का क्या हुआ, देहावसान हो गया। इनके जो बड़े भाई थे, जो श्री रवि हैं अर्थात इनके पिताजी के बड़े भाई थे यहाँ पर बसंत सिंह, और इनकी माता, मतलब जब इनके पिताजी खत्म हो गए तो इनके जो कह सकते हैं बड़े भाई थे अर्थात इनके जो ताऊ जो थे, है ना, तो कह सकते हैं उनका नाम था बसंत सिंह, और माता की छत्र छाया में क्या हुए, ये बड़े हुए। इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो गांव की पाठशाला में ही हुई, है ना। जैसे आप लोग भी अपने गांव के पाठशाला में जाते हैं, वैसे रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रारंभिक या आरंभिक परीक्षाएं हैं वो गांव की, है ना, पाठशाला में आपकी हुई परीक्षा या कह सकते हैं शिक्षा, ठीक है, शिक्षा जो आपकी गांव की पाठशाला में हुई। अपने विद्यार्थी जीवन से ही इन्हें आर्थिक कष्ट झेलने पड़े, क्योंकि पिताजी जब रह नहीं गए तो भाई समस्या तो आ ही रही थी पैसों की, तो आर्थिक कष्ट झेलने पड़े। विद्यालय के लिए घर से पैदल 10 मील रोज आना जाना इनकी व्यवस्था थी, मजबूरी थी, है ना। जब घर में पैसे नहीं है तो मजबूरी थी, ये घर से पैदल 10 मील रोज आना जाना रहता था। इन्होंने मैट्रिक मतलब होते हैं हाई स्कूल, इन्हें मैट्रिक की परीक्षा मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण किया और हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता।
1932 ईस्वी में पटना से इन्होंने बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण किया। कब? 1932 में पटना से इन्होंने बीए की परीक्षा भी क्या किया? उत्तीर्ण किया। इसके बाद देख सकते हैं कि ग्रामीण परंपराओं के कारण दिनकर जी का जो विवाह है वो किशोरावस्था में ही हो गया। अपने पारिवारिक दायित्व के प्रति दिनकर जी जीवन भर, है ना, जीवन भर सचेत रहे। इसी कारण इन्हें कई प्रकार की नौकरी करनी पड़ी। सन 1932 में बीए करने के बाद ये एक नए स्कूल में अध्यापक बन गए। 1934 ईस्वी में इस पद को इन्होंने क्या किया? छोड़ दिया और सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार्ड बन गए थे, सब रजिस्ट्रार्ड बन गए। इसके बाद सन 1950 ईस्वी में बिहार सरकार ने इन्हें मुजफ्फरपुर के जो स्नातकोत्तर महाविद्यालय है वहां पर हिंदी विभाग का अध्यक्ष यहाँ पर चुन लिया। इसके बाद क्या होता है कि 1952 ईस्वी में 1952 ईस्वी से सन 1963 ईस्वी तक ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत रहे थे। इन्हें केंद्रीय सरकार की जो हिंदी समिति है ना, हिंदी समिति का पारदर्शिता भी बनाया गया। सन 1964 ईस्वी में ये भागलपुर विश्वविद्यालय के क्या बने? कुलपति भी बने। देख सकते हैं आर्थिक स्थिति कैसी थी और कैसे से कैसे कहां पर आए। देखिए बीए करने के बाद ये एक नए स्कूल में देख सकते हैं अध्यापक बने। 1934 में इन्होंने पद छोड़ दिया। इसके बाद सीतामढ़ी में सभी रजिस्ट्रार्ड बने। 1950 में बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर के इस जो स्नातकोत्तर महाविद्यालय था उसमें विभाग अध्यक्ष के पद बनाया। फिर 52 से लेकर 63 तक ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। इन्हें केंद्रीय सरकार के हिंदी समिति का पारदर्शिता भी बनाया गया। 1964 में ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। कहां से कहां देखिए इन्होंने पहुंचे, मेहनत किया। इसके बाद देख सकते हैं दिनकर जी को कवि रूप में पर्याप्त सम्मान मिला। इनको कवि रूप बना, इनको कवि दे दिया गया। इनका उपनाम कह सकते हैं, कवि रूप में इनको पर्याप्त सम्मान मिला। देख सकते हैं पद्म भूषण की उपाधि भी मिली, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, द्विवेदी पदक भी मिला, डी लिट की उपाधि भी इनको दी गई, राज्यसभा की सदस्यता मिली, है ना। आदि इनके कृतित्व की राष्ट्र द्वारा स्वीकृति प्रमाण है। सन 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। इस बात को नोट कर लेना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार, तो आप कहेंगे उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और इनका जो स्वर्गवास है वो आपके 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास जो कि आपके चेन्नई में है, यहाँ पर इनका स्वर्गवास हो गया। कब हो गया? तो आपकी 24 अप्रैल 1974। यहाँ से इस बात को याद रखना है कि इनको साहित्य अकादमी में मिला था, लेकिन उर्वशी बहुत बार पूछा गया है। उर्वशी इनकी कृति है, याद रखिए। उर्वशी के लिए 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके बाद देखिए जो आपने लगभग लिखा है वही चीज आपके साहित्यिक सेवा में होती है। अब जीवन परिचय जब लिख रहे होते हैं उसी में साहित्य सेवा होती हैं। जब कभी कभी स्पेशल पूछ लेता है कि जो साहित्य में सेवा क्या है, तो साहित्य में सेवा इसका मतलब जो आपने ये सब कुछ लिखा है, इनको जो साहित्य में इनका योगदान रहा है, इन्होंने क्या क्या किया, वही चीज है। तो देखिए साहित्यिक सेवा अलग से हेडिंग डालेंगे कि दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता है कि उनकी परिवर्तनकारी सोच। इनकी सोच क्या थी? परिवर्तन लाना। तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता परिवर्तनकारी सोच रही। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ था और वह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरी। स्टार्टिंग देखिए छायावाद से हुआ, लेकिन इनकी कविताओं का जो प्रवाह था वो प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता युग के से होकर गुजरी। इसके बाद अगले पॉइंट में इनका जो राष्ट्रीय स्वर था वो आपका दिनकर, है ना। क्या इनका राष्ट्रीय स्वर? दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक भी रहे हैं, है ना। दिनकर इनका क्या है? राष्ट्रीय भावना में एक ओजस्वी गायक भी रहे हैं। ये स्वर इनका है, दिनकर जो है इनका स्वर है। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण, अर्थात जो पीड़ित लोग रहते थे उनके प्रति बड़ा सहानुभूत रहते थे, है ना, परिपूर्ण, तथा क्रांतिकारी की भावना, क्रांति की जो भावना है जगाने वाली रचनाएं लिखते थे। ये जो क्रांति होती है उनकी भावना को जगाने वाली रचनाएं लिखा करते थे, ये लिखी हैं। ये लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक दायित्व के प्रति सजग, जन साधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। अर्थात चाहे समाज हो चाहे जनसाधारण हो, हर एक के प्रति समर्पित कवि आए रहे हैं। अब आपको लिखना है रचनाएं कि साहित्य के क्षेत्र में दिनकर जी का उदय कवि के रूप में हुआ था। बाद में ये गद्य के क्षेत्र में भी आगे आए। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं।
तो यहाँ पर रचनाओं में से हमने क्या किया, रचना को खंड में तोड़ दिया है। जैसे इनकी रचनाओं में से जैसे दर्शन और संस्कृत की रचना है, तो भारतीय संस्कृत की एकता इनकी कैसी रचना है, ये दर्शन एवं संस्कृत की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ये आपको रचना लिख देंगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय बिल्कुल आईएमपी है, इसको नोट कर लेना है ना। और इसके बाद इनके जो निबंध संग्रह है, तो निबंध संग्रह की अगर हम बात करते हैं तो निबंध संग्रह में देखिए जो आपका अर्धनारीश्वर है, वट पीपल, उजली आग, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, इनके निबंध संग्रह है, जिसमें से अर्धनारीश्वर आपको बिल्कुल रट लेना है। और यहाँ पर रेती के जो फूल है, रेती के फूल हैं, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे वाले जो कंपटीशन होंगे, आप लोग जब आगे पहुंचेंगे तो कंपटीशन बैठेंगे तो यही रचनाएं ज्यादा पूछी जाती हैं, याद रखिए, क्योंकि आप जुड़े हैं ऐसी जगह से जहां से कंपटीशन ही आपको निकालना है। हमारे चैनल में कंपटीशन की भी तैयारी होती है, इसलिए हमारा फोकस रहता है कि आपको छोटी चीज से लेकर बड़ी चीजों तक ज्ञान दिया जाए। यहाँ पर देखिए अगला आपका पॉइंट आता है आलोचनात्मक जो रचना इनकी है, आलोचना वाली ग्रंथ जो आपकी हैं, तो शुद्ध कविता की खोज ये इनकी क्या है, आलोचना ग्रंथ है। यात्रा साहित्य की अगर हम बात करते हैं, यात्रा साहित्य की बात करते हैं तो देश विदेश इनकी रचना है जो यात्रा साहित्य से संबंधित है। बाल साहित्य है ना, बच्चों के लिए भी यहाँ पर साहित्य लिखा है बाल साहित्य में, जैसे मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, धूप छां, है ना, ये क्या है, बाल साहित्य है। इसके काव्य में देखा जाए तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, प्रणभंग जो कि प्रथम काव्य इनकी रचना है, याद रखिए प्रथम काव्य रचना है। उर्वशी इनका जो कि महाकाव्य है ना। रसमरथी और परशुराम की प्रतीक्षा, ये क्या है, खंड काव्य है जो आपकी परशुराम की प्रतीक्षा है। आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर रेणुका, हुंकार, इसके बाद यहाँ पर जो उर्वशी है, इसके बाद रसमरथी हो गया, परशुराम की प्रतीक्षा, इनको आप लिख दीजिएगा। बाकी ढेर सारे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, बाकी अगर लिख देंगे तो कोई बुरा भी नहीं है। यहाँ पर देखिए भाषा शैली, इनकी भाषा शैली कैसी रही है, दिनकर जी की भाषा जो रही है सुबोध और स्पष्ट तत्सम शब्दों से युक्त रही है। इन्होंने अपने निबंधों कर लीजिए, निबंधों में विवेचनात्मक, समीक्षात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। यहाँ पर दे सकते हैं लास्ट में लिखना है साहित्य में स्थान। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनका समय के साथ निरंतर गतिशील रहना, ये जैसे जैसे समय बदलता रहा, समय के अनुसार ये प्रगति करते रहे, समय के अनुसार ये बदलते रहे, निरंतर गति करते रहे। यह उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व और ज्वलंत प्रतिभा का परिचायक है। फलता गुप्त जी के बाद ही राष्ट्रकवि पद के सच्चे अधिकारी बने। देखो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को कहा गया है, इस बात को याद रखना है। लेकिन उपमा अगर बात करते हैं तो इनको राष्ट्रकवि या राष्ट्र के जो कवि के रूप में इनको भी यहाँ पर अधिकार मिला है। इन्हें युग चरण, राष्ट्रीय चेतना का वैतालिक और जन जागरण का अग्रदूत जैसे शब्दों से या कह सकते विशेषणों से विभूषित किया गया है। यहाँ पर लोगों ने उपमा दिया है। ये हिंदी के गौरव हैं जिन्हें पाकर सचमुच हिंदी जो है कविता वो क्या हुई, धन्य हुई। ऐसे ऐसे यहाँ पर कह सकते हैं जो आपके साहित्य में या कह सकते गद्य में कवि रहे हैं, जिनकी वजह से आज हिंदी कहाँ से कहाँ पहुंची है, विश्व की टॉप 3 में यहाँ पर गिनती आती है हिंदी की। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ पर आपने पढ़ लिया जो कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। कैसा लगा जरूर बताइएगा, कौन से एग्जाम के लिए पढ़ा है। और साथ में प्लेलिस्ट बनी है, वहां से और भी आपके कह सकते हैं जो आपके जीवन परिचय है उनको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।